आज से हम लोग कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर स्टार्ट करने वाले हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और जैसे कि इसके नाम में ही जो है क्रिमिनल वर्ड ऐड है, तो ये सोसाइटी में जो क्राइम्स हैं उसके उसमें ये डील करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक हमारे पास आईपीसी होता है और एक उसके साथ साथ सीआरपीसी होता है। तो आईपीसी जो होता है वो जो है सब्सटेंसिव लॉ होता है, उसमें सारे क्राइम्स के डेफिनेशन दिए गए हैं और उनके इंटरप्रिटेशन दिया गया है, उनकी पनिशमेंट दी गई है। लेकिन कौन से मैकेनिज्म से जो ये क्रिमिनल लॉ एनफोर्स किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में डिफाइन है। अब हम लोग जानते हैं कि जो क्राइम होता है वो अगेंस्ट स्टेट होता है और इसमें पूरी स्टेट की मशीनरी इन्वॉल्व होती है। जैसे इसमें जुडिशरी इन्वॉल्व होगा, पुलिस इन्वॉल्व होगा और भी इसमें बहुत सारे प्रोसीजर जो होते हैं, जैसे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है, ये सारे भी इसमें जो है डिफाइन किए गए हैं सीआरपीसी में। तो जैस तो इसमें क्या होता है कि दो तरीके के लॉज होते हैं। हम लोग जानते हैं दो तरीके के लॉज होते हैं, एक सब्सटेंसिव लॉ होता है और एक प्रोसीजरल लॉ होता है। तो सब्सटेंसिव लॉ जो होता है वो ऑफेंसेस को, क्राइम्स को डिफाइन करता है कि क्या कौन कौन सी चीज़ें जो हैं ऑफेंस में आएंगी और कौन सी ऑफेंस में नहीं आएंगी, और उसका डेफिनेशंस जो है सब्सटेंसिव एक्ट्स में दिए होते हैं। अब आईपीसी एक सब्सटेंसिव एक्ट है। इसी तरीके से बहुत सारे और भी एक्ट्स हैं जो सब्सटेंसिव जो है होते हैं। और दूसरा जो एक्ट होता है प्रोसीजरल एक्ट होते हैं, यानी प्रोसीजरल लॉज होते हैं जो सब्सटेंसिव को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। ये एक तरीके से प्रोसीजर होते हैं, किस तरीके से सब्सटेंसिव लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाए, वो इसमें इसका प्रोसेस दिया होता है। तो हम जानते हैं कि एक क्रिमिनल लॉ होता है और एक सिविल लॉ होता है, ये एक दूसरे तरीके का क्लासिफिकेशन है। हम जो है इसको कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एक जो है सिविल लॉ होता है और एक क्रिमिनल लॉ होता है। तो सिविल लॉ जो होता है वो अगेंस्ट इंडिविजुअल होता है, जहाँ पे सिर्फ दो पार्टीज ही इन्वॉल्व होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो वो या तो ए की प्रॉपर्टी है या तो बी की प्रॉपर्टी है। उनके आपस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक सिविल मैटर होता है। लेकिन अगर किसी ने क्राइम कर दिया, एक पर्सन ने दूसरे का मर्डर कर दिया या उसके साथ कुछ गलत किया, ग्रीवियस हर्ट कर दिया, तो ये उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट तो होता ही है, ये अगेंस्ट द स्टेट भी होता है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हैं जो ग्रीवियस नेचर के होते हैं, जो कंपाउंडेबल नहीं होते हैं। कंपाउंडेबल मतलब जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता, जिसको जो है सोसाइटी टॉलरेट नहीं कर सकती, तो वो उस तरीके का भी हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे सीआरपीसी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सीआरपीसी जो है, जैसे कि नाम में ही से ही पता लग रहा है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये एक प्रोसीजरल लॉ है। सिविल प्रोसीजर कोड, ये भी एक प्रोसीजरल लॉ है। तो ये प्रोसीजरल लॉ क्या करते हैं, ये सब्सटेंसिव लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है कि ये एक तरीके का मैकेनिज्म है जो सब्सटेंसिव लॉ को इन्फोर्स कराता है, लॉ को इन्फोर्स कराता है। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर, सीआरपीसी के अंदर प्रोसीजर्स दिए गए हैं, रूल्स दिए गए हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। अब पुलिस जो है किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, एक पूरा स्टेप बाय स्टेप रूल बना हुआ है। उस स्टेप के बाहर जाके पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। और दूसरा, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कॉमन मैन से जुड़े हुए हैं, और कॉमन मैन जो है बहुत ज़्यादा इसके प्रोसीजर से, प्रोसीजर ना जानने की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। इसीलिए हम लोगों को इसका प्रोसीजर और इसके अंदर जितने भी सारी चीज़ें हैं, पुलिस की पावर या पुलिस किस तरीके से आपसे डील करती है, या आपके पास क्या क्या अधिकार है, राइट ऑफ विक्टिम, आप विक्टिम हैं तो आपके पास क्या राइट है, आप अक्यूज हैं तो आपके पास क्या राइट है, वो जो है हम सारी चीज़ें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एम्बेड नहीं थी, लेकिन
सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस हैं जिनके आने के बाद जिनमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। और इवन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कोर्ट टाइम टू टाइम ऐसा डायरेक्शन देता रहता है एग्जीक्यूटिव को, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, या जो भी सीनियर ऑफिसर हैं जो क्रिमिनल को, जो क्राइम को रोकने का जिनका ड्यूटी है, उनके लिए जो है डायरेक्शंस देती रहती है कोर्ट कि आपको इस तरीके से काम करना है। तो सीआरपीसी में हम देखेंगे आगे एक एक करके कि पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस किस केस में आपको अरेस्ट कर सकती है, या पुलिस का किस तरीके का अरेस्ट जो है इलीगल कहलाएगा, या पुलिस अगर आपको अरेस्ट कर लेती है तो आपके पास क्या क्या अधिकार हैं। ये सारी चीज़ें हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक एक करके आगे देखेंगे। सिज्योर की बात करें, जैसे आपके पास कोई चीज़ बरामद हुई है जो कि इलीगल है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई हथियार बरामद हुआ या कोई काउंटरफीट करेंसी बरामद हुई, तो वो एक तरीके का इलीगल चीज़ है। तो वो पुलिस किस तरीके से सिज्योर करेगी, या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कोई व्हीकल से एक्सीडेंट हो गया तो उसको भी जो है पुलिस सिज्योर कर सकती है। तो ये सब चीज़ें भी हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रोसेस होता है, कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी पुलिस अपने पास सिज्योर कर सकती है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कॉग्निजेंस मतलब होता है संज्ञान लेना। तो कॉग्निजेंस लेना जो है ये एक तरीके से मजिस्ट्रेट का काम है, कोर्ट का काम है। पुलिस कॉग्निजेंस जो है नहीं लेती है। तो कौन से केस में जो है कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं जो कॉग्निजेबल होते हैं, कौन से नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, या ये भी हम देखेंगे कि कौन कौन से कोर्ट्स होते हैं, ये भी सीआरपीसी में डिफाइन है। तो कोर्ट्स के पास क्या क्या पावर होती है, कितने साल तक की सज़ा वो सुना सकते हैं, कितना फ़ाइन इम्पोज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम ज्यूरिसडिक्शन में देखेंगे। ट्रायल, कितने तरीके के ट्रायल होते हैं, कौन से ऑफेंस के लिए कौन सा ट्रायल किया जाता है, ये सब भी हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक एक करके आगे देखेंगे। हम देखेंगे बेल, कौन से केस में हम बेल ले सकते हैं, या क्या कोई ऐसा भी चीज़ होती है जो ऑफेंस करने के बाद भी आप जो है उसको बेल ले सकते हो। या जैसे मान लीजिए आपको अंदेशा है, आपको लग रहा है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, आप एक रेप्यूटेड व्यक्ति हैं समाज में, तो क्या उस केस में भी आप पुलिस के गिरफ्तारी करने से पहले भी आप बेल ले सकते हो, मतलब एंटिसिपेटरी बेल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे ऑब्जेक्टिव है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमें ये बताता है कि किस तरीके से सब्सटेंसिव लॉ को, सब्सटेंसिव जो एक्ट्स होते हैं, जो ऑफेंसेस होते हैं, उसको प्रोसीजर में किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। और दूसरा, इसके अंदर किस तरीके से जो मशीनरी इन्वॉल्व है, एक तरीके से डिटेल एक प्रोसेस होता है कि पहले ऑफेंस होता है, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन जाता है पुलिस को, फिर पुलिस जो है उस पर एफआईआर दर्ज करता है या नॉर्मल इंक्वायरी करता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम एक एक करके, जो पूरी मशीनरी बनी हुई है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, हम इसको डिटेल में देखेंगे, जिससे आम लोग भी इसको ईजिली समझ सकें। हम बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करेंगे। प्रोसीजरल लॉ जो होते हैं वो सब्सटेंसिव लॉ के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और ये जो है सब्सटेंशियल जस्टिस को, एक्चुअल जस्टिस को असिस्ट करते हैं। और इसको जो है लिबरली इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, ना कि स्ट्रिक्टली। लिबरली इंटरप्रेट का मतलब ये होता है कि इसके प्रोसीजर जो होते हैं ये कॉन्साइंस के साथ लिए जाने चाहिए। अब प्रोसेस को ही स्ट्रिक्ट कर देंगे तो सब्सटेंसिव लॉ को जो है हम लोग सेकेंडरी कर देंगे। इसीलिए क्या होता है कि जो सब्सटेंसिव लॉ होता है, जो एक्चुअल में जो क्राइम हुआ है, जो सज़ा दी जानी चाहिए या कल्प्रिट है, उसको जो है हमें ज़्यादा प्राइमरी फोकस रखना है, ना कि प्रोसीजर के ऊपर। तो जो प्रोसीजर है
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या सिविल प्रोसीजर कोड, इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि इसको लिबरल इंटरप्रेट करने के लिए, जो जस्टिस को अप्लाई करने के लिए हम लोग इसमें देखेंगे कि हाई कोर्ट्स के पास जो एक अलग से पावर दी हुई है, जैसे 482 की पावर है, इनहेरेंट पावर सीआरपीसी में हाई कोर्ट्स के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास भी कुछ स्पेशल पावर हैं जो सब्सटेंशियल जस्टिस को देने के लिए अपना एक्स्ट्रा माइंड जो है वो अप्लाई कर सकती हैं और प्रोसीजर को थोड़ा सा लिबरल इंटरप्रेट भी कर सकती हैं। तो कोर्ट्स को भी ऐसी डायरेक्शन है कि उनको भी लिबरल ही इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, ना कि स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करना चाहिए प्रोसीजरल लॉज को। इसी तरीके से सीपीसी में सेक्शन 151 जो है वो एक तरीके का सिविल कोर्ट्स के पास पावर है, जो अपने आउट ऑफ द वे जाके प्रोसीजरल लॉ जो मेंशन है पहले से, उनको आउट ऑफ द वे जाकर भी वो अपना एक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है प्रोसीजरल लॉ को लिबरली ही इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, जिससे सब्सटेंसिव लॉ जो है वो मेन हमारा प्राइमरी फोकस रहे और सब्सटेंसिव लॉ को हमें ज़्यादा फेवर करना चाहिए, जिससे सब्सटेंशियल जस्टिस मिल सके। अब हम देखते हैं इसका कमेंसमेंट, एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। तो ये जो है 1 अप्रैल 1974 को से जो है ये फोर्स में आया। हालांकि इसके पहले का भी बहुत सारे एक्ट्स हैं जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को जो है था पहले से भी, जो आईपीसी के साथ इसको पढ़ा जाता था। लेकिन जो रिसेंट मतलब जो लेटेस्ट जो हम लोग पढ़ते हैं वो 1 अप्रैल 1974 को वाला ही हम पढ़ते हैं, और जो अभी तक इंडिया में चल रहा है। दूसरा जो है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। तो ये जो है पूरे होल ऑल ओवर इंडिया में जो है एप्लीकेबल है। अब पहले क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग कोड था, तो वहाँ पे क्या जो है अलग जो है कुछ एक्सेप्शंस दी गई थी। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद से जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास किया गया जो पार्लियामेंट में, उसके बाद से जम्मू कश्मीर को भी जो है इंडिया का पार्ट डिक्लेयर कर दिया गया। और जो आर्टिकल 370 जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हटाने के बाद जम्मू कश्मीर का जो अलग से लॉज अप्लीकेबल हुआ करता था, वो अब सारे इंडिया का लॉ जो है मतलब जो एप्लीकेबल हुआ करता था वो हट गया, और जो पूरे इंडिया का लॉज था वो वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होने लगा। इसके साथ साथ कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जहाँ पे जो है कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है कि वो सीआरपीसी में कुछ चैप्टर्स जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन इसमें चैप्टर 8, 10 एंड 11 जो है सीआरपीसी का, वो नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ में ही एप्लीकेबल होगा। बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं सीआरपीसी के वो इन एरियाज़ में एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ट्राइबल एरियाज़ का हम लोग जानते हैं कि अलग से ट्राइबल काउंसिल बना हुआ है। और ट्राइबल काउंसिल जो है ये जैसे कि यहाँ पे पूरे ट्राइबल रहते हैं, इनका अलग से ही एक रूल प्रोसीजर बना हुआ है सीआरपीसी का। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, जैसे यहाँ पे हम नागालैंड की बात करें या कुछ एरियाज़ हैं जो आसाम के जो ट्राइबल हैं, वहाँ पर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो सीआरपीसी के सारे या कुछ कुछ प्रोविज़न जो हैं वो अप्लाई कर सकता है। मतलब यहाँ पे सोल पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को अप्लाई करने का, या तो कुछ पार्ट उसका अप्लाई कर लें या तो सारा अप्लाई कर दें। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर है। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है एक तरीके का स्टेट के पास भी जो है इससे रिलेटेड पावर है। ये कॉन्करेंट लिस्ट की चीज़ है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉज बना सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे जो हमारे ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि सीआरपीसी जो है वो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, इन सब चीज़ों में जो है एप्लीकेबल है। इसका जो है स्पेशल ये डेफिनीशन देता है, प्रोसेस देता है। आईपीसी के जो जो
चीज़ें होती हैं वो सीआरपीसी के साथ इम्प्लीमेंट की जाती हैं। लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनके लिए स्पेशल लॉज बनाई हुई हैं, जैसे कि अगर हम बात करें फेरा कानून की, जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, या आजकल रेरा आया हुआ है, रियल एस्टेट को लेके अलग से कानून बना हुआ है, पॉक्सो एक अलग कानून है, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए अलग कानून है। तो ये सारी चीज़ें जो अलग अलग कानून बने हुए हैं, SC/ST एक्ट है, एक स्पेशल लॉ है। तो समाज में बढ़ते हुए क्राइम को देखते हुए अलग अलग तरीके के अलग अलग एक स्पेशल लॉज बनाए हुए हैं। तो जो स्पेशल लॉज बनाए हुए हैं वो अगर उसमें एक प्रोसीजर डिफाइन है कि अगर मान लीजिए ईडी का एक अलग से प्रोसीजर है कि ईडी किस तरीके से काम करेगा। ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो पीएमएलए एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसमें ईडी जो है, ईडी का रोल आता है। तो ईडी किस तरीके से वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेगा या छानबीन करेगा, या सीबीआई का एक एनडीपीएस एक्ट है, तो सीबीआई किस तरीके से काम करेगा। इनके अगर स्पेशल एक्ट्स बने हुए हैं तो वो स्पेशल लॉ से गवर्न होंगे, ना कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से। क्योंकि सीआरपीसी जो है ये एक तरीके का जनरल कोड है। अगर सिंपल आईपीसी में कोई पनिशमेंट है, आईपीसी में अगर किसी को बुक किया जाता है तो सीआरपीसी अप्लाई होगा। आईपीसी भी एक जनरल कोड है, सीआरपीसी भी जनरल कोड है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो स्पेशल लॉ, स्पेशल एक्ट जिनके लिए बने हुए हैं, तो वो चीज़ें स्पेशल एक्ट के अंदर ही जो है चलेंगी। और इसी को देखते हुए स्पेशल कोर्ट्स भी बने हुए हैं। स्पेशल कोर्ट्स जो स्पेशल क्राइम को ही जो है ट्राई करते हैं। जैसे सीबीआई का एक्ट अलग से बना हुआ है, एनजीटी का अलग से एक्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इन्वायरमेंट के क्राइम्स को लेके एनजीटी जो है सारी सुनवाई करता है। तो ये इसी तरीके से स्पेशल जो है कोर्ट्स भी बने हुए हैं, स्पेशल लॉज बने हुए हैं। तो स्पेशल फील्ड की चीज़ों को स्पेशल तरीके से ही डील किया जाएगा, ना कि जनरल तरीके से, जहाँ की क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर। जैसे कि मैंने इसमें कहा कि अगर स्पेशल प्रोसीजर का डिफरेंट प्रोसीजर है तो स्पेशल वाला ही इसमें जो है अप्लाई किया जाएगा। और इसमें जो है एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है जानने की, जैसे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो होती हैं। अगर मान लीजिए कोई पर्सन कोर्ट्स की डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है, या कोर्ट ने कोई किसी चीज़ का डायरेक्शन दिया है कि आपको वो अप्लाई करना है और आपने नहीं किया, तो कोर्ट जो है कंटेम्प्ट की पावर रखता है। कोर्ट आपके ऊपर पनिशमेंट इम्पोज कर सकता है। हालांकि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट एक अलग से भी एक्ट है जो स्पेशल एक्ट है। अब स्पेशल एक्ट के लिए स्पेशल तरीके की चीज़ें होती हैं, तो स्पेशल पावर है कोर्ट्स के पास, तो वो जो है सीआरपीसी के अंडर कवर नहीं होगा। मतलब जो कोर्ट्स ऑफ कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर ट्राई नहीं की जाएंगी, उसके अंदर से जो है सीआरपीसी का यूज नहीं किया जाएगा। अब हम जो है इसको एक एक करके आगे जो जो टॉपिक्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आएंगे इसमें, तो जो है हम आगे इसको एक एक करके पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।